आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर एक और बेहतरीन टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस प्रकार का टॉपिक हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था। हमारा जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये दो प्रकार के हमारे पास लॉ थे केमिस्ट्री के अंदर। कौन कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें भी आपका जो एक चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक का सिंपल सा कहने का मतलब ये है ना कि एनर्जी को कंजर्व करने का ना हमारे पास लॉ होता है। लॉ मतलब कुछ नियम है, कुछ कानून है जिसके तहत हमारा जो एनर्जी है वो बचा रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि तो बहुत ही कम बात हुआ, लेकिन इसके बारे में और भी गहराई से हम लोग इसमें जानेंगे। पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। सबसे हालांकि टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, देखते चलते हैं। पहला पॉइंट है व्हेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इसके पीछे हमने आपको 10 एग्जाम्पल दिया था। यदि हम आपको याद दिलाना चाहें तो इसमें आपका था इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, स्टीम इंजन, कार इंजन, सेल और बैटरी, गैस स्टोव, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल। ये सब क्या था? ये सब बेसिकली ऐसे डिवाइस हैं, ऐसे मशीन है जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जब हमारा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो वो कन्वर्ट होने से पहले भी उतना ही रहेगा जितना कन्वर्ट होने के बाद रहेगा। मतलब कि एनर्जी ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब हमेशा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब कि जो एनर्जी हमारा पहले था वही एनर्जी हमारा बाद में भी रहेगा, कभी भी वो बदलता नहीं है, कभी घटेगा नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं। और यही हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम लोग मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जब भी आप एनर्जी को उसका फॉर्म चेंज करते हैं तो केवल उसका फॉर्म चेंज होता है। एनर्जी उस समय पे केवल अपना फॉर्म चेंज करता है, ना ही वो बनता है और ना ही वो घटता है। तो केवल वो क्या होता है? अपना फॉर्म चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो बस चला जाता है। तो यदि कोई भी पूछे कि बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं, तो इसमें दो पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताना पड़ेगा। पहला आप इसमें ये बताइएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जितना एनर्जी हमारा पहले रहता है फॉर्म चेंज करने से पहले, उतना ही एनर्जी हमारा फॉर्म चेंज करने के बाद भी रहेगा। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट कि एनर्जी केवल अपना फॉर्म चेंज करता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी हमारा जाता है केवल, लेकिन वो बनता भी नहीं है और वो घटता भी नहीं है। इंग्लिश में कहने का मतलब होता है इसका इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, यानी कि एनर्जी अपने फॉर्म चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद हमेशा एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, यही चीज आपको इसमें जानना है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये हर प्रकार के एनर्जी के लिए लागू है और ये हर प्रकार के फॉर्म को चेंज करने में भी लागू है। मतलब कि किसी प्रकार का एनर्जी है जो कि अपना फॉर्म चेंज करके दूसरे फॉर्म में चला गया, तो वहां पे भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहां पे बात होगा एनर्जी का, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा लागू रहेगा। ठीक है, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यदि आपको बहुत कुछ याद नहीं रहे तो आप केवल इसमें इतना याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों को ये बताता है कि एनर्जी केवल अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, केवल वो फॉर्म चेंज करेगा अपना, कभी वो घटता भी नहीं है और कभी बढ़ता भी नहीं है।
यही हमारा मेन मुद्दा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें 2-3 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ यदि आपको याद ना रहे मान लीजिए कभी भी, तो आप ये पॉइंट केवल याद रख लीजिएगा, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना इसके अंदर आपको बेहतरीन तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि और आपको समझने पड़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने एक टॉपिक यहाँ पे क्रिएट किया है कि लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेके इसको आगे समझेंगे, जो कि आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें लेट कर लेने हैं, यानी कि मान लेने हैं। बड़ा सिंपल है, और आप गौर करेंगे कि इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपने पहले पढ़ रखा है। इसमें किसका बात होगा? इसमें बात होगा काइनेटिक एनर्जी का, इसमें बात होगा पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का जो सबसे पहला टाइप था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका बात इसमें ज़्यादा होने वाला है। तो बेसिकली इसमें वही बात हम लोग करने वाले हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा। पहले पॉइंट में कह रहा है कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h। आप इसमें ना एज्यूम कर लो, मान लो कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है ना m है, m मतलब 10 kg 20 kg कुछ भी हो सकता है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ भी मास है, मान लीजिए आप अपने माइंड में मान लीजिए 10 kg 20 kg कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। और उसको ना आप एक हाइट से एकदम फ्रीली नीचे गिरा रहे हैं। फॉल फ्रीली का मतलब क्या हो गया कि किसी हाइट से आप उसी ऑब्जेक्ट को एकदम सीधा छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लो कि आप अपने छत पर गए, मान लीजिए कि आपका छत 5 मंजिला है, आपका बिल्डिंग 5 मंजिला है, और आप अपने छत पे चले गए। आपके पास एक 5 kg का पत्थर है, आप उसको क्या कर रहे हैं, वहां से अपने छत पर से नीचे आप उसको गिराना चाह रहे हैं। सिंपल सा, आप इसको ऐसे समझिए। आगे बढ़ते हैं। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh। अब जरा बताइए, आप अपने छत पर हैं, अब आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ा है। आप अपने छत पे हैं, आपके हाथ में फिलहाल एक पत्थर का टुकड़ा है, तो बताइए कि उस पत्थर के पास अभी कैसा एनर्जी है? अभी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि हम कह सकते हैं उसके पास क्या है, mgh है। अब ये mgh क्या है भाई, हमने आपको बताया था, ये फॉर्मूला होता है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं। और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अभी फिलहाल? 0, बिल्कुल 0, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, वो तो केवल अभी हमारे हाथ में है, हमने उसको छोड़ा थोड़ी है, मूवमेंट उसमें अभी थोड़ी आया है, तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास 0 है, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कुछ भी हो सकता है, 10 kg 20 kg कुछ भी हो सकता है, और आप उसको अपने छत पर लेके रखे हुए हैं, और चूंकि वो छत पे है मतलब ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, तो उसके पास अभी फिलहाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी फिलहाल उसके पास 0 है, यानी कि 0 है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी अभी थोड़ी आया है। ठीक है, वेलोसिटी कब, यदि वेलोसिटी आ गया तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस सिचुएशन द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh। तो बताइए इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के पास टोटल एनर्जी कितना है? केवल mgh, यानी कि केवल उसके पास अभी mgh, कहने का मतलब है केवल अभी उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है, केवल यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। अब आपने क्या किया, उस पत्थर को ऊपर से नीचे छोड़ दिया आपने। अब जैसे आपने पत्थर को छोड़ा तो पहले पत्थर के पास केवल और केवल था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अब आपने उस पत्थर को वहां से छोड़ दिया तो वो पत्थर नीचे गिर रहा है। तो बताइए आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि नाउ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपका पहले पत्थर हाथ में था मतलब रुका हुआ था, तो केवल उसके पास mgh था, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जब आपने उसको ऊपर से नीचे गिराना चालू किया तो अब वही पोटेंशियल एनर्जी आपका कन्वर्ट हो चुका है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उसमें मूवमेंट आ गया, वो नीचे गिर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे इफ v is the velocity of the object then the kinetic energy of the object would be। तो बताइए मान लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, वो जो नीचे गिर रहा है वो v है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। अगला, इफ द फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज while the kinetic energy would increase।
अब धीरे धीरे होता क्या है, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं ना, तो शुरुआत में तो वो लगता है कि धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन जब तक वो गिरता रहता है वैसे वैसे उसका स्पीड भी नीचे बढ़ता रहता है। मतलब कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और हमारे हाथ में जब कैच आता है, तो जब ऊपर से बॉल आ रहा होता है ना, तो लगता है कि धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे वो और नीचे आता रहता है उसका स्पीड बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे यदि वो पत्थर हमारा लगातार नीचे गिरता है, लगातार नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो एक्चुअली में उसका हो क्या रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इफ द फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज। उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो ज्यादा धरती के क्लोज आ रहा है, पहला बात। लेकिन बढ़ क्या रहा है उसका, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ रहा है तो मतलब उसका क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। लेकिन उसका हाइट अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया उसका, कम हो गया। सिंपल सा बात है। आगे बढ़, देखो इसमें ना एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप आराम से समझेंगे तो हर चीज इसमें समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक समय ऐसा भी तो आएगा ना जब ऑब्जेक्ट को जो हमने छोड़ा था छत के ऊपर से वो जाके नीचे ग्राउंड से टकरा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, यानी कि ऑब्जेक्ट अब मान लीजिए कि ग्राउंड को टच करने वाला है, मान लीजिए ग्राउंड को टच कर गया ऑब्जेक्ट हमारा जो हमने छत के ऊपर से छोड़ा था, तो हाइट कितना हुआ, जीरो, बिल्कुल जीरो। तो h बराबर जीरो एंड v विल बी द हाईएस्ट। लेकिन हाइट तो जीरो हो गया, लेकिन जब वो ग्राउंड से टकराता है उस समय पर उसका वेलोसिटी कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि एंड v विल बी द हाईएस्ट, यानी कि उसका वेलोसिटी उस समय पे हाईएस्ट होता है। मतलब कि आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा रहे हो और वो ग्राउंड से टकराने वाला है, तो ग्राउंड से टकराने से पहले उसका जो वेलोसिटी रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, लेकिन हाइट अब कितना, लगभग जीरो के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी वुड बी द लीस्ट। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। क्यों हुआ कम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बहुत ही कम हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा कब होता है, जब वो ज़्यादा हाइट पे रखा हुआ हो। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम तो हो गया, लेकिन हमारा इसमें बढ़ क्या गया, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट would be the same at all points because there is a decrease in potential energy and equal amount of increase in kinetic energy। लेकिन यहाँ पे ना आपको इस वाले पॉइंट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखा रहा है। ये बता रहा, अच्छा आपने यहाँ पे भी देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा, अभी आपने यहाँ पे ये देखा कि जब पत्थर हमारा छत के ऊपर था तो केवल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था। लेकिन जब वो पत्थर ग्राउंड से नीचे जाके टकरा गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब एक जगह पर कुछ ज़्यादा है तो कुछ कम है, फिर से एक जगह पर कुछ ज़्यादा है तो कुछ कम है। जैसे आपके छत पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो था। धरती से जब वो नीचे ग्राउंड में टकरा गया तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि चाहे वो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे भी रहा हो, चाहे ऊपर बीच नीचे कहीं पर भी रहा हो, हमेशा एनर्जी बरकरार है, दोनों में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही इसमें कहा गया था कि हाउएवर द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। चाहे वो ऑब्जेक्ट आपका छत के ऊपर था या फिर छत के नीचे था, यदि आप टोटल एनर्जी का बात करेंगे तो लगभग सेम था। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी घटा उतना ही हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, या फिर जितना हमारा काइनेटिक एनर्जी घट गया उतना ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो कहने का मतलब एक घटता है तो एक बढ़ता है, एकदम इक्वल अमाउंट से, तो एनर्जी हमारा क्या रह गया, हमेशा सेम, हमेशा कांस्टेंट रह गया। आगे बढ़ते हैं। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल। तो पोटेंशियल एनर्जी का बात करो और काइनेटिक एनर्जी का बात करो, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहेगा। इसको यदि फिजिक्स के टर्म में और लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को mgh, हालांकि पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन सा टाइप का बात कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है। ठीक है, देखो कई बार ना आपके बुक में पोटेंशियल एनर्जी लिखा रहेगा तो वहां पे भी आप फॉर्मूला mgh ही लिखिएगा। कई बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा रहेगा तो वहां पे भी फॉर्मूला आप mgh ही लिखिएगा। ठीक है, दोनों में सेम होता है।
और काइनेटिक एनर्जी का तो आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ा, तो जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का दोनों एक साथ बात करते हैं दोनों का, तो वो कौन सा एनर्जी कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो आप बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ रहे हो, बेसिकली आप क्या पता कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी पता कर रहे हो। तो वही बात इसमें लिखा गया था। अगला 10, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस वाले केस में आपने क्या देखा, हमारे पास छत के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा था, उसमें फिलहाल हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, हमने उसको छोड़ा तो वो कन्वर्ट हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी में। तो मोटा मोटी कहने का मतलब हम यहाँ पे एक लाइन में आपको ये कह सकते हैं कि एनर्जी का केवल फॉर्म चेंज होता है, ना ही वो घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यही बात हमको कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा है। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन हम लोग इसको बाद में समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, दो तीन बातें इसमें आपको जो बहुत ही ध्यान से याद रखने हैं, बड़ा सिंपल है। वो ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी केवल और केवल अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, एनर्जी ना ही बनता है ना ही घटता है। ठीक है, वो हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा वो सेम रहेगा। सिंपल सा बात है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो इस तरीके से टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, ये बेसिकली एग्जांपल दे के आपको समझाया गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में पावर। ठीक है, तो हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।